हेलो गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सिग्नल सिस्टम। इसकी हम लोग यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। इसका कोड है BEC 403। ठीक है, तो सिग्नल सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि सिग्नल क्या होता है। तो अ सिग्नल इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिग्नल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वैरी करती है एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, अब सिग्नल्स होते हैं जो मैंने उसमें भी समझाया था कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है? एक ऐसा सिग्नल जो कि एक ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है जो कि जिसको हम लोग यहाँ पर टी बोल रहे हैं, और ये जो टी होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। इसी तरह से जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पर डिस्क्रीट नेचर का होता है। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी जानना जरूरी है कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग x ऑफ ब्रैकेट में t ऐसे डिनोट करते हैं, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हम x और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स n ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिजिटल सिग्नल, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन समझ लेते हैं। द क्वांटाइज्ड एंड द कोडेड वर्जन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। तो इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो क्वांटाइज वर्जन होता है और जो हम लोग उसमें कोडिंग परफॉर्म करते हैं, जो हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ी है, उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्नल्स, हमने समझ लिया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स जो है वो मैंने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यूनिट 1 में भी समझाया है, आप लोग चाहें तो उसको वहां से समझ सकते हैं। तो सिग्नल का पार्ट यहाँ खत्म हो गया। अब आता है सिस्टम, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो सिस्टम क्या है? जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है कि ये एक सिस्टम है जिसको हम लोग कुछ इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और वहां से हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। दूसरी भाषा में हम लोग यहाँ पर कुछ एक्साइटेशन दे रहे हैं। इनपुट सिग्नल को हमने यहाँ पर एक्साइटेशन बोला है, और आउटपुट सिग्नल क्या है? इस एक्साइटेशन का यहाँ पर रिस्पॉन्स। सो अ सिस्टम कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस इन विच इनपुट सिग्नल्स आर ट्रांसफॉर्म बाय द सिस्टम और कॉज द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड इन वे रिजल्टिंग इन अदर सिग्नल। मतलब इनपुट से आउटपुट बनाने के प्रोसीजर को जो चीज वहां पर इंक्लूड होती है उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अगर x ऑफ t अगर y ऑफ t जनरेट करता है तो ये कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल हो गया, जहां पर t मेरा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में x ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में अगर n है, वो अगर y ऑफ n जनरेट करता है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहते हैं, सॉरी। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम, कि सिग्नल सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो इसको बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, स्पीड प्रोसेसिंग में, ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, हमने देखा था। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इन सारी जो भी एप्लीकेशंस हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस में सिग्नल एंड सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने मेन सिलेबस पे आते हैं। उससे पहले सिग्नल सिस्टम को समझने से पहले, इसके मेन चीजों में आने से पहले, सिग्नल सिस्टम में आप लोग को 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं वो समझने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला आता है मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल, और इसका डिनोशन भी याद रखना कि ये u ऑफ t से डिनोट करते हैं। तो ये है मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल। अब ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए u ऑफ ब्रैकेट में t है। अगर ये डिस्क्रीट की बात करेंगे तो ये u ऑफ ब्रैकेट में n हो जाएगा। ठीक है, तो ये u ऑफ t मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल है। ये इसका डायग्राम है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 पे ये 1 होता है, ये इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है ये 1 होता है, और इसके पीछे वाला मतलब नेगेटिव जो भी इंटरवल्स होंगे उसमें इसकी वैल्यू 0 होगी। तो t लेस देन 0 के केस में ये 0 होता है, और अगर ग्रेटर की बात करें या इक्वल की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको याद रखना कि यूनिट स्टेप सिग्नल का ये मेरा ऐसी रिप्रेजेंटेशन होता है और इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन क्या है? इम्पल्स फंक्शन में सिर्फ 0 पे डिफाइंड होती है वैल्यू 1, मतलब ये जो वैल्यू है ये कुछ ऐसे है, 0 पे ऐसे है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये जो 1 वैल्यू है इसकी ये इन्फिनिटी तक है, इसलिए ये एरो के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डेल ऑफ टी से। तो जहां पर भी ऐसा सिग्नल होगा इसको समझ लेना कि ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा रैंप फंक्शन। तो रैंप फंक्शन क्या है? रैंप फंक्शन को हम लोग आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, और ये इसका डायग्राम होता है। एक
रैम्प फंक्शन, एक इंक्रीजिंग रैम्प फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, t लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है और ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू t होती है। ठीक है, तो ये मेरा रैम्प फंक्शन होता है। तो 3 फंक्शन होते हैं, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प एंड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्केच करना है। तो एक सिग्नल दे दिया जाएगा और उसको स्केच करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं एक यहाँ पर समझा देती हूँ कि कैसे हम लोग स्केचिंग करते हैं किसी भी सिग्नल की। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि y of t is equals to पाई। अब सिग्नल एंड सिस्टम में कहीं पर भी अगर आप लोग पाई देखो, ये पाई का सिंबल देखो तो समझ लेना कि ये जो पाई है ये रेक्टेंगुलर पल्स को शो करता है। रेक्टेंगुलर पल्स क्या होती है, ये होती है मेरी रेक्टेंगुलर पल्स, जो आप लोगों ने शायद नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा। ये मेरी रेक्टेंगुलर पल्स है जिसको हम लोग पाई ऑफ टी से डिनोट करते हैं और ये ऐसे बनती है जिसकी यहाँ पर वैल्यू होती है -½ और पॉजिटिव साइड पे वैल्यू होती है ½ ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है मेरी रेक्टेंगुलर पल्स की। उसके बाद आता है कि अब ये एक रूल है जो मैंने यहाँ पर बना दिया है कि किसी भी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग किसी भी सिग्नल की शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग क्या है वो मैं बताऊंगी अभी। तो पहले शिफ्टिंग करेंगे, फिर स्केलिंग करेंगे, फिर रिवर्सल करेंगे। ठीक है, जैसे कि शिफ्टिंग क्या हो गया, सपोज करो कि ये मेरे पास एक सिग्नल है x ऑफ t, ठीक है, और मुझे इस सिग्नल का x ऑफ t -2 बनाना है। ठीक है, तो अगर मुझे t -2 बनाना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग इसको शिफ्टिंग बोलेंगे। ठीक है, स्केलिंग क्या होगा, स्केलिंग का मतलब होता है कि इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो या आप कोई भी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल होता है कि जैसे मेरे पास सिग्नल है x ऑफ t, ठीक, और मुझे x ऑफ -t बनाना है, मतलब हमें अपने सिग्नल को रिवर्स कर देना है, तो वो चीज मेरी रिवर्सल कहलाती है। तो रूल क्या है कि सबसे पहले मुझे किसी भी सिग्नल में शिफ्टिंग करनी है, फिर स्केलिंग करनी है और फिर रिवर्सल करना है। ठीक है, तो समझते हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन AQTU में भी आ चुका है। सबसे पहले हम लोग ये वाला सिग्नल बनाएंगे, फिर ये वाला सिग्नल बनाएंगे। इस सिग्नल में क्या है कि पाई है, मतलब रेक्टेंगुलर पल्स बनेगी, 1/3 है, t -2 है। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से क्या है, इस रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो हमने इसको शिफ्ट किया। एक चीज और, जैसे मेरा ये फंक्शन है t -2, तो अगर हम -2 मतलब अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं t -2 के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में हमारा जो भी सिग्नल होता है वो 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट हो जाता है, मतलब उल्टा। अगर t -2 है तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर t +2 होगा, +2 में क्या होगा, ये मेरा सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये राइट शिफ्ट कैसे हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे हो रहा है, तो इसको समझना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, शिफ्टिंग करनी है, तो हमने पाई ऑफ t -2 बनाया। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लाकर ऐसे बना दिया। अब इसकी नीचे की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज है -1/2 और 1/2, ठीक है, इसको यहाँ पर रखेंगे, मतलब t -2 पे हमने ये वैल्यूज यहाँ पर रख दी। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ये -2 यहाँ पर आएगा तो ये +2 बन जाएगा, तो लेफ्ट वैल्यू को मिल जाएगी 3/2 और राइट वैल्यू मिल जाएगी 5/2। ठीक है, तो या तो आप लोग इसको 2 यूनिट्स यहाँ राइट शिफ्ट करके ये वैल्यूज निकाल लो, और अगर ये कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है तो इस एग्जाम्पल से या फिर इस मेथड से भी आप इसकी लेफ्ट और राइट वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप कर लिया, हमने शिफ्टिंग कर ली। ठीक, अब हमें करनी है स्केलिंग। स्केलिंग किससे करनी है, 1/3 से। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 1/3, 1/2 कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ पर करना है 1/3 से। तो अब हम कैसे करेंगे, ये हमारा सिग्नल था, ये 3/2 t 5/2, हमें इसमें 1/3 t मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या होगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा तो ये 9/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 15/2, मतलब अब मेरी वैल्यूज क्या बन जाएगी, 4.5 एंड 7.5। ठीक, तो ये एक इजी तरीका होता है हमारे जो भी सिग्नल है उसको इजीली रिप्रेजेंट करने का। तो ये मेरा पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट मेरा क्या है, पाई ऑफ 2t - 3.5। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाई ऑफ t - 3.5, तो पहले हमने शिफ्टिंग करी और फिर हमने स्केलिंग कर दी। अब आता है कि इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो प्लस में क्या होता है, बेसिकली प्लस साइन में हम दोनों जो भी डायग्राम्स होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो वो चीज हमने यहाँ पर ऐड कर दी। तो इस तरह से मेरा ये डायग्राम बन गया। तो इसी तरह से आप लोग कोई भी शिफ्टिंग लगाकर कोई भी यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो पेपर में।
अब यहाँ पर एक और डायग्राम है जो मैंने इजीली समझाया है, जैसे ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 2। अब ये u क्या डिनोट कर रहा है, u मेरा यूनिट स्टेप शो कर रहा है जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अब ये लिखा है u ऑफ t प्लस 2, तो इसको बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये जो t प्लस 2 है इसको इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि t की वैल्यू है -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब -2 से मेरा एक इम्पल्स शुरू होगा, ठीक है, वो 0 तक जाएगा। उसके बाद है u ऑफ t माइनस 2, तो ये t माइनस 2 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2। तो ये जो मेरा यूनिट इम्पल्स, सॉरी मेरा यूनिट स्टेप होगा ये 2 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे या तो ये सिग्नल ऊपर जा सकता है, ठीक है, या तो ये सिग्नल नीचे आ सकता है, या फिर 0 हो सकता है। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए अगर ये सिमिलर क्वेश्चन या ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पर अगर कोई और भी वैल्यू हुई तो आप लोग को पीछे से शुरू करना है और जो भी एम्पलीट्यूड है उनको ऐड करते जाना है। मतलब ये -1 है तो ये -1 लिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये हो गया -1 + 1 0, इसीलिए ये जो सिग्नल है ये 2 पे जाके नीचे गिर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है कि t + 2, तो -2 पे मेरा सिग्नल ऐसे है, ठीक है, यहाँ तक। फिर t = 2, तो सिग्नल मेरा यहाँ तक हो गया। अब मैंने बताया कि यहाँ पर सिग्नल कहीं भी जा सकता है, कहाँ जाएगा वो कैसे पता लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 1 है तो ये 1 ले लिया, और यहाँ पर भी 1 है तो ये 1 ले लिया, तो अब 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब ये सिग्नल नीचे नहीं जाएगा, जैसे वहां 0 आ रहा था तो नीचे चला गया था, यहाँ नीचे नहीं जाएगा, यहाँ ऊपर 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे सिग्नल की स्केचिंग होती है जो कि पेपर में आती है, तो वो मैंने समझा दी। अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। सिग्नल में ज्यादा थ्योरी मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि सिग्नल में ज्यादा थ्योरी नहीं आती है, ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो चीज मैं यहाँ समझाने वाली हूँ। अब समझते हैं पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है। सो अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल x ऑफ t इज पीरियोडिक इफ x ऑफ t प्लस t इज इक्वल्स टू x ऑफ t फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। ये जो साइन है इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t वेयर t इज द पीरियड ऑफ द सिग्नल x ऑफ t। मतलब आप ये कंडीशन याद रखो, बस इतनी सी, कि अगर आपका जो सिग्नल है, अगर आपने उस सिग्नल में x ऑफ t की जगह x ऑफ t प्लस t रखा, जहां पर t उसका पीरियड है सिग्नल का, तो उस केस में अगर वो वैल्यू आपकी x ऑफ t के इक्वल आती है तो आपका सिग्नल पीरियोडिक होता है। नहीं समझ में आया अभी, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब पीरियोडिक सिग्नल की कुछ यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि अ पीरियोडिक सिग्नल मस्ट स्टार्ट एज t इज इक्वल टू -∞ एंड कंटिन्यूड फॉर एवर। तो पीरियोडिक सिग्नल -∞ से शुरू होना चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए आगे तक के लिए, ठीक है, कहीं पर टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है t0 इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पर जो t ऑफ नॉट होता है उसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, उसको भी हम लोग निकालना सीखेंगे। अब ये तो मेरे कॉन्टिन्यूअस की बात थी। डिस्क्रीट में क्या होगा, सिमिलर x ऑफ n प्लस n इज इक्वल टू x ऑफ n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, जहां पर n क्या है मेरा पॉजिटिव इंटीजर नोन एज पीरियड ऑफ द सिग्नल। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस में था वही चीज मेरी डिस्क्रीट में भी है। अब यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, शो दैट द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा नॉट t इज पीरियोडिक एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है। मतलब हमें प्रूफ नहीं करना है कि पीरियोडिक है, यहाँ पर हमें बताना है कि ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, तो यहाँ पर हम अपना पीरियोडिक की कंडीशन लगाएंगे कि x ऑफ t प्लस t इज इक्वल टू x ऑफ t, ठीक है, और अपना फंक्शन यहाँ पर रखेंगे कि e की पावर j ओमेगा नॉट t प्लस t। तो जहां जहां पर t होगा वहां पर t प्लस t आ जाएगा, t प्लस कैपिटल T, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर j ओमेगा नॉट t। अब एक्सपोनेंशियल की एक वो होती है प्रॉपर्टी कि आप इसको मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, तो e की पावर j ओमेगा नॉट t डॉट e की पावर j ओमेगा नॉट कैपिटल T। तो यहाँ से ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अब ये e की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि e की पावर आप यहाँ पर 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है।
तो यहां से क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 2 पाई m। इसका मतलब क्या है कि ये जो m है ये वैल्यूज क्या हो सकता है, या तो ये वैल्यू 0 होगी, या ये वैल्यू 1 हो सकती है, या ये वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने e की पावर 0 ले लिया। तो अब यहाँ से कंपेयर करने के बाद मुझे ये जो t है, ये जो मेरा पीरियड है, उसकी वैल्यू क्या मिली, उसकी वैल्यू 2m पाई अपॉन ओमेगा नॉट मिली, ठीक है। और फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, सबसे बेसिक, मतलब पहला पीरियड, तो इसीलिए हमने m की वैल्यू 1 रख दी। तो इसलिए हमें पीरियड क्या मिला, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट मेरा फंडामेंटल पीरियड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स इज पीरियोडिक ऑलवेज। तो जहां पर भी अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आता है या फिर पूछता है कि ये पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये पीरियोडिक है कि नहीं, तो याद रखना कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स हमेशा पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक हो भी सकते हैं या वो नॉन पीरियोडिक होंगे, ठीक है। जैसे कि कहीं पर दिया हो e की पावर j ओमेगा नॉट, यहाँ पर 2j कर लो 2t, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर j लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमेशा पीरियोडिक होगा, ठीक है। और e की पावर सपोज 2 ऑफ t है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर j नहीं है, तो ये हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में ऐसे ही आता है सिमिलर फैशन में, वो ये है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज पीरियोडिक। तो हमें बताना है कि ये जो सिग्नल्स है नीचे ये पीरियोडिक है कि नहीं, अगर पीरियोडिक है तो इनका फंडामेंटल पीरियड बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेथड लिखा हुआ है, मेथड समझाने के बजाय मैं यहाँ पर इसका पूरा क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि वन फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक देन होल फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, मतलब अगर इसका एक भी पार्ट नॉन पीरियोडिक निकल जाता है तो उस केस में दूसरा पार्ट भी नॉन पीरियोडिक ही होगा, ठीक है, या तीसरा पार्ट मतलब पूरा फंक्शन ही नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक। तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर x ऑफ t है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 cos ये 10t प्लस 1। अब याद रखना कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं 10t प्लस 1, इसका फॉर्म क्या होता है, ओमेगा टी का, ये जो चीज है ये ओमेगा टी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ओमेगा ऑफ टी है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ओमेगा निकालना है, मतलब हमें t1 निकालना है अपना t1 का। यहाँ मैंने लिखा है ना कि आप पहले फंक्शन का t1 निकालो, दूसरे फंक्शन का t2 निकालो और तीसरे का t3 निकालो, फिर हमें उसका रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो पहले फंक्शन का t1 निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ओमेगा को यूज किया, ठीक है। तो ओमेगा को हमने यहाँ पर 10 यूज कर लिया, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि ओमेगा को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर लिख दी 2 पाई बाय t1 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से मुझे t1 क्या मिल गया, पाई बाय 5 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, पाई बाय 2 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इसका रेशियो निकालना है। तो t1 बाय t2 का रेशियो कितना आ गया, 2 बाय 5, जो कि एक रेशनल टर्म है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेशनली चेक करना होता है, तो मतलब ये पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड निकालो, फंडामेंटल पीरियड। तो पीरियड के लिए क्या करोगे, पीरियड के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारा t1 मिला है t2 मिला है, इसका एलसीएम निकालो। तो फ्रैक्शनल नंबर्स का याद रखना कि फ्रैक्शंस में जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकलता है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकलता है और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकलता है, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, पाई, और एचसीएफ मतलब कि कॉमन फैक्टर 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 एक प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, इसीलिए यहाँ पर मेरा पीरियड क्या आ गया, 1 पाई आ गया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा अप्रोच होता है, पहले हम लोग t1 t2 निकालते हैं, उसका फिर हम लोग रेशियो निकालते हैं, अगर वो रैशनल आ जाता है तो उस केस में हम उसका फंडामेंटल पीरियड निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये तो कॉन्टिन्यूअस की बात थी। डिस्क्रीट में क्या होगा, डिस्क्रीट में सिमिलर होगा, बस डिस्क्रीट में फॉर्म क्या लग जाएगा, इस तरह से कि e की पावर j और ये 4 पाई n बाय 7 है, तो ये e की पावर j ओमेगा n होता है, ये इस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 7, और यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बाय 5, वही टर्म है, 2 पाई बाई n1 हो जाएगा, बस कुछ नहीं होता है, डिस्क्रीट में t की जगह n हो जाता है, बस इतना फर्क होता है, पूरा प्रोसीजर वही रहता है। तो यहाँ पर n1 7 बाई 2 निकल आया, n2 5 निकल आया, n1 बाई n2 निकाला तो 7 बाई 10, और क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसीलिए मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो रेशनल होगा और वो पीरियोडिक होगा, ठीक है।
फिर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम में क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 7 और 5 का एलसीएम 35 और 2 और 1 का कॉमन फैक्टर कितना होता है 1। तो ये मेरा पीरियड निकल आया 35। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी सिग्नल का उस बता सकते हो कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, और फिर उसका फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, जो आता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद करने पड़ेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए एनर्जी कैसे निकलती है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए एनर्जी और पावर कैसे निकलती है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए एनर्जी E ऑफ x इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम लोग मॉड। कैसे करते हैं मैं बताऊंगी क्वेश्चन से। मॉड ऑफ x बाई टी स्क्वायर डी टी, और पावर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और डिस्क्रीट में क्या करते हैं, बस ये जो इंटीग्रेशन होता है ये समेशन में चेंज हो जाता है। तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप से याद हो जाता है इजीली, और पावर ऐसे निकालते हैं डिस्क्रीट की। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आता क्या है, यहाँ एनर्जी और पावर तो हमने समझ ली कि कुछ फॉर्मुलेज हमें याद करने पड़ेंगे। आता है पेपर में कि आपको कुछ सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये पर्टिकुलर सिग्नल एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में सबसे पहले आपने एनर्जी निकाली, पावर निकाल ली। ठीक, फिर पहला स्टेप क्या होगा, चेक करो कि आपका जो सिग्नल है उसकी जो पावर है वो फाइनाइट है, अगर उसकी एनर्जी फाइनाइट होगी। ठीक है, फाइनाइट मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 या कुछ भी ऐसा नंबर। ठीक है, और पावर आपकी 0 आ रही है, तो उस केस में आपका जो सिग्नल होगा वो एनर्जी सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, पावर सिग्नल के केस में क्या होगा, पावर सिग्नल के केस में आपको पावर तो फाइनाइट मिलेगी लेकिन एनर्जी इनफाइनाइट मिलती है। तो ये कंडीशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी सिग्नल में क्या होता है, फाइनाइट एनर्जी 0 पावर, और पावर सिग्नल में फाइनाइट पावर इनफाइनाइट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसे क्वेश्चन से करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगा। कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि कोई भी सिग्नल एनर्जी और पावर सिग्नल दोनों नहीं हो सकता, या तो एनर्जी सिग्नल होगा या तो वो पावर सिग्नल होगा, और या तो वो कोई सिग्नल नहीं होगा, मतलब ना एनर्जी ना कि पावर। जो यहाँ लिखा भी है कि हाउएवर देयर आर सिग्नल दैट आर नीदर एनर्जी नॉर पावर। ठीक है, ऑल फाइनाइट पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल। तो जो भी याद रख सकते हो कि जो भी पीरियोडिक सिग्नल फाइनाइट होते हैं वो पावर सिग्नल होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब सारे पावर सिग्नल पीरियोडिक नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है यूनिट स्टेप, जो मैंने भी बताया भी था, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, पावर सिग्नल है लेकिन वो पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एनर्जी और पावर सिग्नल से रिलेटेड। अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आएगा पेपर में कि डिटरमाइन द एनर्जी एंड द पावर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, और फिर ये भी लिखा रहता है कि आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर सिग्नल इज अ पावर सिग्नल और एन एनर्जी सिग्नल। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब सिग्नल एंड सिस्टम के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन काफी यूज होता है, अभी आगे भी यूज होगा। तो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेकिन बेसिक फॉर्मूले आप लोग को आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी निकाल रहे हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E of x is equals to इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी mod of x of t स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर t क्या हो जाएगा, e की पावर 4t माइनस 4t। ठीक है, dt। अब एक चीज और, यहाँ पर u of t लिखा हुआ है ना, और हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो नेगेटिव में तो 0 होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू शुरू होती है 0 और आगे की वैल्यू से, और ये जो लिमिट है वो क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ये है। तो याद रखना कि जहां पर भी तुम्हें u of t मिल जाए, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाती है। u of t की वजह से इंटीग्रेशन सिर्फ इतना रह जाता है, ये सिर्फ इतना, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक कहीं पर भी दिखे। अभी आगे बहुत सारे ऐसे सम्स मिलेंगे जहां पर u of t इसके साथ लगा हुआ रहता है किसी भी फंक्शन के साथ, तो उस केस में याद रखना कि जो लिमिट होती है ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह 0 से इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 है तो ये -1/4 यहाँ आ जाएगा, और ये e of -4t रहेगा। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे तो e की पावर -इन्फिनिटी 0 और e की पावर 0 आ जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा। तो उस केस में -1 और ये -1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा पावर। तो पावर इसकी ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनर्जी मेरी फाइनाइट निकली है तो पावर इसकी 0 ही निकलेगी, लेकिन फिर भी एग्जाम में चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने क्या किया,
यहाँ पर u ऑफ t था तो ये 0 से t/2 मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर वैल्यूज अपनी रखी, और एक चीज और, यहाँ पर हमने 1/∞ रख दिया, ठीक है। तो ये बेसिक जो मैथमेटिक्स के रूल होते हैं वो याद रखना कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर पावर 0 आ गई। तो कौन से केस बन गया, फाइनाइट एनर्जी 0 पावर, मतलब एनर्जी सिग्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैंने बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, e⁻j 2t + π/4, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मॉड निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स जो भी पार्ट होते हैं उनका मॉड कैसे निकलता है, बेसिकली उनका मॉड इस तक करने की जरूरत नहीं थी। कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, जो आपका नॉन कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं कि जैसे ये e⁻j∅ है, ठीक है ना, कि यहाँ पर कुछ e⁻j है और ये पूरा थीटा का टर्म है। तो इसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे, cos थीटा प्लस j sin थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, शायद यूलर आइडेंटिटी। तो ये cos थीटा प्लस j sin थीटा वहां से आता है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो आपका नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट है और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका स्क्वायर कर देते हैं और रूट लगा देते हैं। तो √of cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नीट्यूड आया वो 1 आया, ठीक है। तो जो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, ये जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे यहाँ पर, इसका ये मैग्नीट्यूड 1 आया, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, वैल्यू रखी, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। फिर हमने निकाला यहाँ पर पावर। तो पावर क्या आई, पावर हमें यहाँ पर t मिली, जब रखा तो t/2 प्लस t/2, तो ये 2t/2 मिल गया। इसके बाद यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये सारी चीजें कैंसिल हो गई हैं, तो यहाँ से हमें 1 मिला। तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट एनर्जी और फाइनाइट पावर मिल गई, तो इसको हम लोग पावर सिग्नल बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के वो आप लोग को यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी एंड पावर सिग्नल कंप्लीट। इसके ऊपर और भी आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। अब आता है इवन एंड ऑड सिग्नल। तो इवन एंड ऑड सिग्नल तो बहुत ही आसान है, जो उन्होंने पढ़ा भी होगा पहले कभी। इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इवन सिग्नल। इवन सिग्नल क्या होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है x ऑफ t, ठीक है, और इस फंक्शन में अगर आप लोग x ऑफ -t रखो और इसकी वैल्यू तब भी x ऑफ t आए, मतलब इसका वेरिएबल अगर आप -t रख दो फिर भी आपको x ऑफ t मिले, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है इवन फंक्शन, ठीक है, कि x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ -t जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको एग्जांपल से समझेंगे अभी। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होगा, बस ये t की जगह n हो जाएगा, ठीक है। और ऑड सिग्नल में क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब x ऑफ t मेरा माइनस ऑफ x ऑफ -t के इक्वल होगा, तो ये ऑड सिग्नल कहलाता है। कुछ चीजें यहाँ लिखी हैं कि इवन सिग्नल क्या होता है, वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो ये चीज आप लोग जब यूनिट 3 में फोरियर सीरीज पढ़ेंगे तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप एक लिए इतना समझ लो ये कंडीशन कि ये इवन सिग्नल की कंडीशन है और ये ऑड सिग्नल की कंडीशन है, ठीक है। इवन सिग्नल सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस के और ऑड सिग्नल एसिमेट्रिक होता है y एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आप साइन बताओ और कॉस बताओ। तो ये तो सबको पता ही होगा कि कॉस जो साइन का सिग्नल होता है वो ऑड होता है और कॉस का सिग्नल इवन होता है। कैसे होता है वो यहाँ देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस सिग्नल में, इस फंक्शन में x ऑफ -t रख दिया, ठीक है। -t रखेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ -t। तो हम लोग को पता है कि साइन ऑफ -θ कितना होता है, -sin⁡θ। तो क्या ये मेरे फंक्शन के इक्वल है, हमने x ऑफ -t रखा तो क्या ये मेरे फंक्शन के इक्वल है, नहीं है। तो उस केस में ये ऑड सिग्नल हो गया, ठीक है। और cos के केस में क्या होता है कि cos ऑफ -θ cos θ होता है। मैंने बताया था कि मैथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के आप लोग को चीजें इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। तो cos ऑफ -θ cos θ होता है, तो उस केस में ये इवन सिग्नल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये cos θ इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरा होता है इवन एंड ऑड सिग्नल। फिर आता है इवन एंड ऑड कॉम्पोनेंट ऑफ अ सिग्नल। तो ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो आप लोग कि कोई भी सिग्नल हो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इवन कंपोनेंट होता है, एक ऑड कंपोनेंट होता है। इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इवन के लिए हम लोग रखते हैं वो सिग्नल प्लस उसका रिवर्सल अपॉन 2, और ऑड के लिए हम लोग रखते हैं वो सिग्नल माइनस उसका रिवर्सल अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली मेरा डिस्क्रीट के लिए होता है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मिला है u ऑफ n, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर u ऑफ n मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, u ऑफ n की प्रॉपर्टी क्या होगी कि n ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 होता है, लेस देन 0 के लिए 0 होगा। और u ऑफ माइनस n क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है, ठीक है। तो हमने u ऑफ माइनस n निकाला। माइनस n में क्या होगा, माइनस n में यहाँ पर जहाँ जहाँ n है, ये है ना कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो ये जो साइन होता है ये फ्लिप हो जाता है, पलट जाता है। तो ये n जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ अगर आप माइनस n रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n इज लेस देन 0, तो उस केस में n इज ग्रेटर देन 0। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ये टेबल बना लेना, ये आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक बार ये बना ली कि वो सिग्नल और उसका नेगेटिव पार्ट, तो उस केस में इवन और ऑड कंपोनेंट बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका इवन पार्ट। तो इवन पार्ट में 3 सिनेरियो बनेंगे, एक लेस देन का, एक ग्रेटर देन का और एक इक्वल टू का, ठीक है। और ऑड में भी यही बनेगा। इवन में क्या करूंगी, एक मैं बता देती हूँ। इवन में देखो क्या करना है, इवन सिग्नल ये है ना, इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल सिग्नल प्लस उसका रिवर्सल डिवाइडेड बाय 2। आप ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट मतलब 1 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये 1/2 आ गया। इक्वल टू 0 देख लो, इक्वल टू 0 में क्या होगा, यही वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन है, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, क्योंकि अब यहाँ पर इक्वल टू आ गया है, ठीक है। उसके बाद है लेस देन 0, तो लेस देन 0 देख लो, लेस देन 0 के लिए एक यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है कि 1, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तुम्हें ये 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने सिग्नल का इवन और क्या निकाल सकते हो, इवन और ऑड पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इजी हो गया। तो इस तरह से इवन और ऑड पार्ट निकल जाएगा। ऑड पार्ट भी सिमिलर है, बस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा इवन एंड ऑड कंपोनेंट हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल। तो इसको कैसे करते हैं, इसको समझो। देखो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है। कॉजल क्या होता है कि इफ आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यूज ऑफ द इनपुट एट द प्रेजेंट टाइम एंड इन द पास्ट। मतलब किसी भी टाइम पे आप आउटपुट निकालो, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो आपका इनपुट जो है, मतलब जो आपका प्रेजेंट टाइम का इनपुट है वो, और जो आपका पास्ट वैल्यू का इनपुट है वो उस पर डिपेंड करे, तो उस सिस्टम को हम लोग कॉजल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, आउटपुट जब आपके प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कॉजल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पर लिखी हुई कि अ कॉजल सिस्टम इज नॉन एंटीसिपेटरी एंड इट विल नेवर डिपेंड ऑन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे और पास्ट वैल्यू पे, ठीक है। उसके बाद है सारे मेमोरीलेस सिस्टम आर कॉजल सिस्टम बट ऑल कॉजल सिस्टम्स आर नॉट मेमोरीलेस सिस्टम। तो ये तो हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग मेमोरी और मेमोरीलेस सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ बताती हूँ, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिटरमाइन वेदर इट इज कॉजल सिग्नल और नॉट। तो जैसे यहाँ पर है कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू n ऑफ x बाय n। तो इसमें आप क्या करो, इसमें आप एक चीज रख सकते हो कॉजल और नॉन कॉजल निकालने के लिए, कि अब मैं तो उसको देख के बता सकती हूँ कि ये कॉजल सिग्नल है। कैसे, यहाँ पर n है, यहाँ पर x ऑफ n है, आप n की कोई भी वैल्यू रखो, ये पर्टिकुलर सिग्नल फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि अब देखो फ्यूचर पे डिपेंड करने का क्या मतलब है कि अगर आपको y ऑफ 2 निकालना है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे डिपेंड करे कि 2 मल्टीप्लाई बाय y ऑफ 3। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कब ये फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा सिग्नल होगा ना, तो उस केस में ये फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 2 वाली वैल्यू 3 वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम y ऑफ 2 भी रखें तो ये x ऑफ 2 पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये x ऑफ n प्लस 1 होता तो उस केस में ये कॉजल नहीं होता, क्योंकि उस केस में ये y ऑफ 2 x ऑफ 3 पे डिपेंड करता है, और x ऑफ 3 क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो हमें अभी तक पता नहीं है, तो वहां पर हम इसको बोलते हैं कि ये कॉजल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n। अब यहाँ पर देखो हमने क्या रखा, अब आप लोग को ये वैल्यू सोचनी पड़ेंगी एग्जाम में कि अगर हमने y ऑफ -1 रख दिया, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, x ऑफ -1 मतलब +1, मतलब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव पे डिपेंड कर रही है। फिर वही बात कि ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रही है, तो फ्यूचर पे हमारे कॉजल सिस्टम नहीं डिपेंड करते हैं, तो ये नॉन कॉजल हो गया। ठीक है, उसी तरह से मेरा साइन है और ये नॉन कॉजल मेरा ये वाला फंक्शन भी, क्योंकि देखो यहाँ पर ये y ऑफ t है, ये cos ऑफ t + 1 है, इसीलिए ये नॉन कॉजल है। ठीक है, और ये तो कॉजल है ही, दिख ही रहा है हमें, क्योंकि ये फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी सिग्नल जो है वो कॉजल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम तो बहुत आसान है। स्टेबिलिटी में देखो क्या होता है, एक वर्ड याद रखना है स्टेबिलिटी के लिए, बीबो। बीबो क्या होता है, बीबो होता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, मतलब अगर आप इनपुट बाउंडेड दे रहे हो तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो भी बाउंडेड आना चाहिए। जैसे कि इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि ये फंक्शन स्टेबल है कि नहीं। y of t is equals to t dot x of t। ठीक है, तो यहां पर समझो कि अगर हमने t को इन्फिनिटी रख दिया, सपोज कर लो कि अगर हमने t को इन्फिनिटी रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि मेरा t इन्फिनिटी होगा तो मेरा y ऑफ t भी इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, 5 6 7 कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि अगर आपका t टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो आपका x ऑफ t नो मैटर कुछ भी हो, आपका y ऑफ t हमेशा अनबाउंडेड ही होगा। ठीक है, उस केस में आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है y ऑफ n इज इक्वल टू 1/3 x ऑफ n प्लस x ऑफ n-1 प्लस x ऑफ n-2। तो इस केस में आप लोग को दिख रहा है कि कहीं पर भी आप इन्फिनिटी रखो, आपका वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, आपका y ऑफ t कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, तो वो आप यहाँ स्टेबल लिख सकते हो। अब एग्जाम में इसको ऐसे मत लिखना कि ये स्टेबल है अनस्टेबल, एक एक वर्ड में आंसर मत लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है, थोड़ा सा नीचे समझाकर तब यहाँ पर स्टेबल लिखना। ठीक है, और वही चीज मेरी एक्सपोनेंशियल के साथ भी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो स्टेबल होते ही, हमें पता ही है कि ये पॉजिटिव वाले केस में ऐसे बनेगा और नेगेटिव में ऐसे बनेगा, तो ये स्टेबल फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक और है कि y ऑफ n इज इक्वल टू आर एन एक्स ऑफ n। अब यहाँ पर भी अगर मेरा आर एन इन्फिनिटी हो गया तो x ऑफ n जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आर एन मेरा इन्फिनिटी है तो y n भी मेरा इन्फिनिटी होगा, तो उस केस में ये फंक्शन अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और फंक्शन लिखा है, तो अब यहाँ पर क्या है, दो सिनारियो बन रहे हैं कि अगर आपका जो रो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 क्या, मान लो उसकी वैल्यू है -1, तो -1 अगर इसकी वैल्यू है तो उस केस में तो इसकी वैल्यू स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में मेरा जो फंक्शन है ये अनस्टेबल होगा। तो यहाँ आप वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो कि कब ये फंक्शन स्टेबल है और कब स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्फिनिटी पे रख के चेक कर सकते हो कि आपका जो भी सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं। अब आता है सिस्टम विद एंड विदाउट मेमोरी, जो मैंने बताया था ना कि मेमोरी एंड मेमोरी लेस, तो वो हम लोग यहाँ समझते हैं कि अ सिस्टम इज सेड टू हैव मेमोरी इफ इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन द पास्ट और द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो थोड़ा बहुत ये कॉजल से रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होना, कॉजल में पास्ट और प्रेजेंट वैल्यूज होती है, और अगर हम उसकी बात करें कि मेमोरी की, तो उसमें पास्ट और फ्यूचर की बात होती है। ठीक है, और ऐसे सिग्नल को हम लोग डायनेमिक सिग्नल भी बोलते हैं, तो हो सकता है दूसरा नाम भी आ सकता है। ठीक है, और मेमोरी लेस इसका जस्ट ऑपोजिट, जिसको हम लोग स्टैटिक या फिर इंस्टैंटेनियस बोलते हैं, जहां पर आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर में, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, रेजिस्टर। रेजिस्टर एक मेमोरी लेस कॉम्पोनेंट है क्योंकि उसको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से मतलब है। ठीक है, और उसी के कॉन्ट्रास्ट जो समर होता है, जैसे कि ये है एक समेशन वाला है टर्म, इसमें क्या है, इसको फ्यूचर और पास्ट वैल्यू दोनों से मतलब है, तो उस केस में ये मेरा मेमोरी वाला एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन समझते हैं जिसमें हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जिसमें हम कॉजालिटी भी देख लेंगे, स्टेबिलिटी भी देख लेंगे और मेमोरी भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, y ऑफ t इज इक्वल टू d/dt ऑफ x ऑफ t। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है, हमें पता है ये डेरिवेटिव का फंक्शन है, तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं मैथमेटिक्स के रूल से कि लिमिट del t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t माइनस x ऑफ t माइनस del t बाई t। नहीं याद है, नहीं पता है, तो उसको याद कर सकते हो कि आप डेरिवेटिव को इस तरह से खोल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉजल होगा। क्यों कॉजल है, क्योंकि फ्यूचर पे कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो ये इसकी पास्ट वैल्यू हो गई t माइनस del t, पहले की वैल्यू, और ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा टर्म नहीं है कि x ऑफ t प्लस del t। ठीक है,
तो ये फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये कॉजल है। ठीक है, अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल इसीलिए है क्योंकि कहीं पर भी अगर डेल टी इंफिनिटी हो गया तुम्हारा, ठीक है, या फिर 0 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपका ये फंक्शन अनस्टेबल हो जाएगा। सपोज करो तुम्हारा जो डेल टी है वो 0 हो गया, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि 1/0 क्या होता है? 1/0 होता है इन्फिनिटी, और तो मेरा y ऑफ t क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। मतलब आप इनपुट तो बाउंडेड दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट बाउंडेड नहीं मिल रहा है, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी। तो मेमोरी यहाँ पर है, क्यों है मेमोरी? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फ्यूचर और पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसकी मेमोरी भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो लीनियर और नॉन लीनियर, ये है कि नहीं, और वेरिएंट और इनवेरिएंट। ठीक है, तो लीनियर के अंदर किसी भी सिस्टम को लीनियर होने के लिए दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज? एक होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है स्केलिंग या फिर होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ एडिशन से रिलेटेड है ना। तो एडिशन से रिलेटेड में क्या होगा? जैसे x1 ऑफ t है, ये y1 ऑफ t प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट के तौर पे, x2 ऑफ t y ऑफ t प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो मुझे y1t प्लस y2t मिलना चाहिए, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। स्केलिंग या होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या है? मैंने अभी बताया आगे कि स्केलिंग का मतलब क्या होता है? आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा कि अगर आपने x ऑफ t y ऑफ t आपको आउटपुट मिल रहा है, तो अगर आपने a, यहाँ पर a एक स्केलिंग फैक्टर है, तो अगर आपने a एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो उस केस में आपको ax1t प्लस bx2t इज इक्वल्स टू ay1t प्लस by2t। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ही है कि अगर आपने इनपुट में मल्टीप्लाई किया है तो वही चीज आपकी आउटपुट पे भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये वाली और ये वाली, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो आंसर है वो लीनियर होता है, सिस्टम लीनियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम इनवेरिएंट एंड शिफ्ट इनवेरिएंट या फिर टाइम वेरिएंट एंड शिफ्ट डिपेंडेंट। तो सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, नाम से पता चल रहा है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, ठीक है, और टाइम वेरिएंट में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि इसका यहाँ पर एग्जांपल दिखा हुआ है कि अगर आपका कुछ फंक्शन है, कुछ सिस्टम है जो x ऑफ t पे y ऑफ t जनरेट कर रहा है आउटपुट के फॉर्म में, तो अगर आप इसको x ऑफ t माइनस t नॉट, मतलब अगर आप अपने इनपुट को शिफ्ट करोगे तो आपका आउटपुट भी शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि एन LTI सिस्टम, मतलब जो हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे कि अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मस्ट फॉलो लीनियरिटी एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है कि लीनियर तो है और टाइम इनवेरिएंट भी है। ठीक है, अब अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज करो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है, और बोला गया कि यहाँ पर आप बताओ कि पर्टिकुलर सिग्नल लीनियर है कि नहीं, लीनियर है या नॉन लीनियर है, और टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? पहला स्टेप होगा आप लीनियर चेक करो या नॉन लीनियर चेक करो। ठीक है, तो उसके लिए ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स चाहो तो याद कर लो, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये सारे क्वेश्चंस में, सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे लीनियर का अगर आएगा तो आप लोग को इसी तरह से करना है, सिमिलर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि x1 ऑफ n अगर y1 ऑफ n बना रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि y1 ऑफ n क्या हो जाएगा? x1 n स्क्वायर, इसमें x1 रख दो। ठीक है, पहला चीज ये हो गई। दूसरे स्टेप में इसमें x2 रख दो, मतलब आपको क्या करना है? आपको y1n निकालना है, हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं इस समय, y1n निकालना है और y2n निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया? यहाँ पर एक बार x1 रख दिया, एक बार यहाँ पर x2 रख दिया। ठीक, फिर आपने क्या किया? x3 भी उसी तरह से रख दिया। ठीक है, तो हमने x1 x2 x3 कर लिया। अब एक लाइन लिखना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है कि लेट x3n बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1n एंड x2n। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग स्केलिंग प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा x3n x1n और x2n का एक कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग स्केलिंग फैक्टर a और b से शोर कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मेरा सिस्टम लीनियर होगा तो उसको एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए जो हमने ऊपर भी पढ़ी कि y3n क्या होता है? y3n इज इक्वल टू ay1n प्लस by2n। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे यहाँ पर क्या था? y3n, लेकिन क्या है मेरा? y3n तो मेरा ये टर्म है, क्या है? y3n इज इक्वल टू x3n स्क्वायर।
तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब x3n² क्या है, x3n² मेरा ये वाला टर्म है, ये वाला, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी कि ax1n² प्लस bx2n², ठीक है। अब ये n² कैसे आया, x3n था तो यहाँ पर n था, अब x3n² है तो यहाँ पर n² है, ठीक है। अब ये ax1n² क्या है, ये x1n² y1n है तो यहाँ पर ay1n हो गया और ये by2n हो गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आसान है, कुछ ऐसा है नहीं, इसमें स्टेप्स याद कर लो बस कि आपको एक बार x1n निकालना है, एक बार x2n², एक बार x3n², ठीक है। फिर x3n को आपको ये सपोज करना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ax1n प्लस bx2n का, ठीक है। और अगर सिस्टम लीनियर होगा तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, वो चीज आप यहाँ से लिखोगे और वैल्यूज पुट करके अगर आपका ये जो फंक्शन है ये आपका y3n जो है अगर वो इसके इक्वल आ गया, जैसे कि आ गया है, ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, तो उस केस में आपका फंक्शन लीनियर होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। उसी तरह से टाइम इनवेरिएंट या टाइम वेरिएंट के लिए भी चेक कर सकते हो, तो वहां पर हमें क्या करना है, y1n इज इक्वल टू x1n², ठीक है। उसके बाद x2n, अब तुम्हें x2n निकालना है, x2n क्या होगा, मैंने बताया था ना ऊपर कि यहाँ पर हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, x ऑफ t माइनस टी नॉट या फिर n माइनस n नॉट, जो भी आपका फंक्शन होगा वो। तो यहाँ पर हमने शिफ्टिंग करी, शिफ्टिंग के लिए क्या करेंगे कि हमने एक फंक्शन ले लिया x2n, जहां पर हमने x1 की शिफ्टिंग कर दी, मतलब x1 को n माइनस n नॉट शिफ्ट कर दिया, n नॉट यूनिट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो y2n क्या हो जाएगा, y2n क्या हो जाएगा, x1 n² माइनस n नॉट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, y2n हो गया, ठीक। उसके बाद हमें करना है y1n माइनस n नॉट को, ठीक है। तो y1n माइनस n नॉट क्या हो जाएगा, बस n की जगह तुम्हें n माइनस n नॉट रख देना है, मतलब यहाँ पर ये जो n है इसकी जगह n माइनस n नॉट रख दो। तो ये वैल्यू जो क्या है, ये वैल्यू ये इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो ये टाइम वेरिएंट हो गया। फिर से समझा देती हूँ, हमें इनपुट पे शिफ्टिंग करनी है, उस शिफ्टिंग की वजह से अगर तुम्हारा जो आउटपुट है अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो उस केस में तुम्हारा सिस्टम इनवेरिएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपने इनपुट को शिफ्ट किया n माइनस n नॉट यूनिट से, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरा जो आउटपुट था, जो मेरा y2n था, वो मेरा क्या हो गया, x1 n² माइनस n नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने y2n को n² माइनस n नॉट किया और फिर हमने अपने आउटपुट को शिफ्ट किया, एक बार इनपुट को शिफ्ट करा, एक बार आउटपुट को शिफ्ट किया। आउटपुट को शिफ्ट करने की वजह से ये दोनों जो इक्वेशंस थी वो इक्वल आई, नहीं आई। अगर ये इक्वेशन इक्वल आ जाती तो इस केस में ये टाइम इनवेरिएंट होता, और अगर क्योंकि यहाँ पर नहीं आई है इसीलिए ये टाइम वेरिएंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लीनियर और टाइम इनवेरिएंट, आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को यूनिट 1 अच्छी लगी हो। All the very best. Thank you.